नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, आज चर्चा कर लेते हैं ब्लैक मंडे से लेकर ग्रीन फ्राइडे तक की। जो सोमवार पिछले हफ्ते की जो शुरुआत हुई थी वो ब्लैक मंडे को लेकर के हुई थी, और इसी बीच में ग्रीन फ्राइडे तक का जो सफ़र रहा कैसा रहा, इसमें क्या क्या देखने के लिए मिला। साथियों, अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी तुम्हारा अभी ग्रीन में बंद हुआ है, 22,800 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर है। बैंक निफ्टी तुम्हारा 51,000 के ऊपर है, मतलब मजबूती की ओर इशारा दे रहे हैं। थोड़ा सा बैंक की तरफ से, RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा की तरफ से अच्छे पॉजिटिव साइन देखने के लिए मिले, और थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हाथ पीछे खींचे, उसके चलते शेयर बाजार में रौनक देखने के लिए मिली। इतना तो डोनाल्ड ट्रंप भी जानते थे कि ऐसा कभी तक नहीं चलेगा। जिस तरह से मैं नंगा नाच कर रहा हूँ, सभी देशों को टैरिफ कर रहा हूँ, तो उस तरह से मेरे देश में महंगाई हो जाएगी, तो ऐसा नहीं चलेगा। IIP के ग्रोथ के जो आंकड़े आए हैं वो थोड़ा सा कमज़ोर आए हैं, मतलब बेहद ख़राब है। एक तरह से देखा जाए तो ख़राब क्या है कि जो IIP मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ, जो प्रोडक्शन हो रहा है ना, जो पिछली बार आंकड़ा आया था ना, वो IIP का आंकड़ा आया था 5.2% का। इस बार जो आया है वो आया तुम्हारा 2.9 का, मतलब 3 के आसपास। तो IIP का आंकड़ा बहुत कम रहा है, क्योंकि जो वोलेटिलिटी थी वो देखने के लिए मिली, जिससे कंपनियों के अंदर ऑर्डर नहीं मिले। हमारा IIP का आंकड़ा तो कम हुआ है, जैसे कि हमारे जो संजय मल्होत्रा जी हैं, उन्होंने स्पीच में बोला था कि थोड़ा सा वोलेटिलिटी के चक्कर में ऑर्डर इफेक्ट होंगे, है ना, टैरिफ के चलते या कुछ ऐसे। दूसरा अगर FII और DII की बात करें कल की, जो FII ने कल की डेट में 2,519 करोड़ रुपए का माल बेचा है, उसी के अगेंस्ट में DII ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टरों ने, लगभग 3,800 करोड़ रुपए का माल खरीदा है। लेकिन बाजार में खरीदारी कब देखने के लिए मिलेगी, या बाजार में अच्छे साइन कब देखने को मिलेंगे? देखो साथियों, अच्छे जो साइन है ना, ये FII का आंकड़ा है ना, ये बिकवाली से खरीदारी की ओर लौट जाए। एक तो अच्छी खबर हो रही है कि जो तुम्हारा वर्तमान में डॉलर इंडेक्स है ना, वो 11% के आसपास टूट गया है। जो 110 पे हुआ करता था, अब आ गया मतलब 99 के आसपास, 99 100। सबसे पहली बात है, जब भी डॉलर इंडेक्स कमज़ोर होता है, वो इमर्जिंग मार्केट के लिए अच्छा साइन माना जाता है ना। जब भी डॉलर इंडेक्स कमज़ोर होगा तो शेयर बाजार बढ़ेगा, डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा मतलब रुपया कमज़ोर होगा, रुपया कमज़ोर होगा मतलब शेयर बाजार गिरेगा। और जब भी डॉलर इंडेक्स कमज़ोर होता है, तो जो FII है ना, वो अपना जो पैसा है ना, वो इमर्जिंग मार्केट की ओर डाइवर्ट कर लेते हैं। अब अमेरिका की अगर बात करें कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या हुआ है जो सबने कदम पीछे लेने पड़े, साथियों, उनके यहाँ पे क्या ना, कि जो ट्रेजरी बॉन्ड है ना, अमेरिका के सबसे सेफेस्ट सिक्योरिटी बॉन्ड माने जाते हैं अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड, जो देश अपने अपने देशों में खरीद कर रखते हैं। तो जैसे ही ये तनाव बढ़ने लगा, तो जो यूरोप के बाजार हैं, जो यूरोपियन देश हैं, तो चाइना, ये जो देश है ना, ये धीरे धीरे ट्रेजरी बॉन्ड बेचने लगे। ट्रेजरी बॉन्ड बेचने लगे तो जो बॉन्ड यील्ड है ना, वो बढ़ गई। क्योंकि एक्चुअल में ये लोग क्या करते हैं, दूसरे देश भी लोन उठाते हैं, लोन किस रूप में उठाते हैं, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख के, मतलब अपने बॉन्ड मॉर्गेज करके अपने उसके अगेंस्ट में लोन उठाते हैं। तो मॉर्गेज का जो लोन रहता है ना, जब भी कोई बेचेगा तो उसकी बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी, तो मान लो उस लिक्विडिटी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है साथियों, पहली बात तो। दूसरा क्या, अब जो मैं वोलेटिलिटी की बात कर रहा हूँ, उसके पीछे इसी जान लो कि जो बैंकों का है ना, वो लैंडिंग कॉस्ट जो है ना, वो बढ़ गई है। क्योंकि RBI ने जो NIM है वो घटा दिया, मतलब रेपो रेट में बदलाव कर दिया, 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट कर दिया। तो जो FD करते हैं हम, तो FD पे तो अभी जब तक बैंक FD पे ब्याज नहीं घटाएगा ना, तब तक उनके जो मार्जिन पे इफेक्ट होगा। अब धीरे धीरे जो बैंकों को समझता है ना, वो समझ जाएगा। जैसे मैं कोई भी बैंक है, या कोई, हम किसी को प्राइस टू बुक वैल्यू पर देखते हैं NBFC या बैंकों को, और P रेशो पर देखते हैं किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को। अगर वो कुछ कंपनी बना रही है तो उसे हम P रेशो पर देखेंगे, क्यों, कितनी महंगी है, सस्ती है। और अगर बैंक है या NBFC कंपनी है, तो हम उसको देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू पे, वो कितने प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रही है। तो बैंकों के NIM क्यों घटेंगे साथियों, कि सपोज करो बैंक को 6% पे मिल रहा है पैसा, वो 7 पे दे रही है ना, और 7.5 पे जो हमारा जैसा आम आदमी है, वो जाकर उसे बैंक में FD कर दे रहा है। तो उस कंडीशन में क्या है कि जो बैंकों का NIM हुआ ना, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो घटेगा। क्यों घटेगा, कि वो 7.5 पे तो दूसरे को ही दे रही है, और 7.5 से कस्टमर से ले रही है। तो जो 50% का इफेक्ट पड़ेगा, वो सीधा इनके मार्जिन पर इफेक्ट मारेगा। अब ऐसी स्थिति में बैंकों को अपने जो ना FD रेट घटानी पड़ेंगी, क्योंकि जो होम लोन होते हैं ना, ये जो लोन होते हैं, ये पूरे के पूरे कंपाउंडेड लोन होते हैं, कि भाई इनका इंटरेस्ट पहले दिया जाता है। जब आप कोई लोन उठाओगे ना, तो उसमें ये चीज़ मेंशन होती है बहुत बारीक अक्षरों में, जब आप देखोगे तो, कि वो सबसे
पहले दिया जाता है वो लोन है। अगर आप 10,000 की EMI दे रहे हैं और आपका 4,000 आपका उसमें लोन है, 6,000 ही आप मूलधन में जमा कर रहे हो। ऐसी अगर बात करें चाइना की, तो चाइना का जो युआन है वो 17 साल के निचले स्तर पे ट्रेड कर रहा है। मतलब इतना कमज़ोर हो गया है ताइवान और ये तुम्हारा अभी अमेरिका और चाइना के बीच में मतभेद बढ़ने से युआन कमज़ोर हो गया, जबकि भारतीय रुपया पे इसका इफेक्ट नहीं देखने के लिए मिला। भारत का रुपया ऑलरेडी और मजबूत हुआ है। भारत का रुपया 88.5 के आसपास चला गया था, जो घट के अभी लगभग 86 या 85 रुपये कुछ पे आ गया। पर अभी 3 दिन पहले तो 84 रुपये कुछ पैसे पे आ गया था। तो रुपया हमारा मजबूत हुआ है। दूसरी तरफ चाइना का जो युआन है वो 17 साल के न्यूनतम स्तर पे है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि भाई जो कोई कंपनी आया है वो बंद कर रहे हैं चाइना वाले, और बोल रहे हैं कि अभी जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, जब तक जो है हम कम फैक्ट्रियाँ बंद रखेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन करेंगे तो बेचेंगे किसे भाई। प्रोडक्शन करने के बाद उनका जो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है वो अमेरिका है, $800 बिलियन का। दूसरा, उनने भारत को भी बोल दिया कि हमसे आप 5% डिस्काउंट पे माल ले लो, लेकिन भारत ने भी बोल दिया कि देखना ऐसा नहीं हो कि आप 5% डिस्काउंट पे माल ले लो और यहाँ से आप उसी माल को अमेरिका में एक्सपोर्ट कर दो, क्योंकि अमेरिका पे भारत का 10% का टैरिफ है। ठीक है, आपने वहाँ से 100 रुपये का माल 95 में लिया और यहाँ से उसे 150 में बेच दिया, मार्जिन कमा लो। सेम कंडीशन ताइवान ने बोल दी है। क्योंकि इससे होगा क्या, देखो मैंने क्या है कि अब 2 सांडों की लड़ाई हो रही है। उस सांडों की लड़ाई के बीच में जो भी बीच में फंसा वो झुंड है, उसका मरना तय है। अगर अमेरिका को डायरेक्ट ये पता चल जाए कि अभी कुछ दिन बाद ऐसा भी होगा कि अगर ये टैरिफ वार बड़ी लंबे स्तर पर जाती है ना, तो कोई भी देश न्यूट्रल नहीं रह सकता। या तो आप उसको चाइना के साथ आना पड़ेगा या तो उसको अमेरिका के साथ आना पड़ेगा। और अमेरिका को कंजप्शन का बाजार दिखता है भारत उसकी सारी ज़रूरतों का सामान पूरा कर सकता है। लेकिन चाइना एकदम पर्सनल पार्टनर नहीं है कि भारत की, और उसने मदद का हाथ बढ़ाया है। चाइना ने बोला कि मैं भारत से ऐसे उम्मीद करता हूँ कि भारत मेरी मदद करे, क्योंकि मैं ना इकोनॉमी किसी भी, अभी जो युद्ध होते हैं ना साथियों, पहले जैसा युद्ध नहीं रहा कि अब युद्ध मार दो तोड़ दो। अब किसी देश को तोड़ना होता है ना तो उसकी इकोनॉमी में वार किया जाता है ना, जो अभी चाइना और अमेरिका के बीच में चल रहा है। लेकिन अमेरिका के पास रास्ते खुले हैं, चाइना के पास नहीं है। चाइना क्योंकि एक तरह से बेल्ट रोड इनिशिएटिव के चक्कर में लोगों को लोन दे कर रखा है, जैसे पाकिस्तान है, इस तरह के जो देश है, बांग्लादेश है, ये तो समझ लो मजबूर है, इनका तो कुछ नहीं हो सकता, मजबूर है। तो इनको अमेरिका की जो कंपनियां इनको ऑर्डर देंगी नहीं, क्यों नहीं देंगी, क्योंकि इनके रास्ते चाइना का माल आ सकता है। अब बचा भारत और या वियतनाम ने पहले ही बोल दिया कि भाई साहब ऐसा बिल्कुल नहीं कर देना कि आप चाइना से माल ले लो और उस माल को आप अमेरिका एक्सपोर्ट कर दो, क्योंकि वो जो 10% का जो बेस टैरिफ अमेरिका ने लागू किया है ना, फिर वो अगर अमेरिका की नज़र पड़ गई कि ये माल चाइना का है, मेड इन चाइना और वाया वियतनाम होकर आ रहा है, या मिडिल जो चाइना माल है वो वाया भारत होकर आ रहा है, तो वो बोल देगा कि आज से भारत की इस कंडीशन में, तो उससे बहुत सारी कंपनियों को नुकसान हो जाएगा। हम जो ट्रेड कर रहे हैं या हमारी जो IT कंपनी है, बहुत सब मतलब नुकसान अथाह हो जाएगा। तो इसलिए जो और सरकार है वो भी नज़र बनाए रखें कि भैया ऐसा नहीं हो बिल्कुल भी। दूसरा क्या है कि जो भारत ने UK के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ जो FTA है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उस पर 90% सहमति बन गई है, ऐसा बताया तुम्हारे इंडस्ट्री मिनिस्टर जो पीयूष गोयल है उन्होंने। अभी जैसा तुम्हारा जो उनका कहना सीधा सा ये है कि भैया इससे क्या होगा कि आप हमें कोई सामान बेचो तो हम आपकी गाड़ियों पे या किसी भी चीज़ पे टैक्स नहीं लेंगे, तुम हमारे यहाँ बेचो तो हम नहीं लेंगे। तो FTA भी UK के साथ चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने FTA कर लिया। FTA क्या मतलब, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो अभी FTA का मतलब है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो जो फ्री ट्रेड में होता क्या है कि तुम मेरे गाँव में कोई माल बेचो, मैं तुमसे कोई टैक्स नहीं लूँगा, और मैं तुम्हारे गाँव में कोई माल बेचूँगा, तुम मेरे से कोई टैक्स मत लेना। बस इसे गाँव की जगह पर आप देश मान लो, ठीक है। तो एक दूसरे देश में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट इससे सरल हो जाता है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अमेरिका के साथ में शायद इसमें दिसंबर तक की वार्ताएं चल रही हैं कि दिसंबर तक हो सकता है, और नेगोशिएशन जैसे भी बोला अमेरिका ने कि नेगोशिएशन हो जाएगा। ऐसा लगता है कि अब इसके बाद आगे बढ़ेगी नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगी, उसके पीछे का कारण है क्योंकि 3 महीने का जो टाइम पीरियड होता है, बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें हम सुधार कर लेंगे, बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें वो सुधार कर लेंगे और नेगोशिएशन पर बात बन जाएगी। हो सकता है 1-2 महीने फिर आगे बढ़ा दे, 2 महीने बढ़ा दे, बट अब उसको जो एक लड़ने का कारण मिल गया वो चाइना के साथ भिड़े हुए हैं, कैडे हो गए। अब ये जो वार है ना, ये एक बड़ा रूप ना ले ले। उधर तो उलझे ही थे, उन्होंने एक और उलझा दिया, ईरान के साथ में और उलझ गए डोनाल्ड ट्रंप। लगता है डोनाल्ड ट्रंप मतलब उनको जन्म ही हुआ उलझने के लिए। एक जगह से सुलझे नहीं तो कि दूसरी जगह से उलझ गए। उन्होंने बोला ईरान को ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। हालांकि ईरान ने इस बात को बोल दिया है कि आप हमसे सभ्यता से बात कीजिए, अगर आप हमसे सभ्यता से बात नहीं करेंगे तो आप जो यूनाइटेड नेशन के लोग हैं हमारे यहाँ, जो
परमाणु बम का संरक्षण में है या मतलब उसकी जांच वगैरह करते हैं, हम उनको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तो ये देखने के लिए मिलेगा कि तनाव अगर इधर ख़त्म हुआ तो मिडिल ईस्ट में चालू है। सबसे मेन बात क्या है कि भारत को कैसी स्ट्रेटजी अपनाता है। भारत ने न्यूट्रल की स्ट्रेटजी अपनाई। भारत ने अगर चाहता तो चाइना के साथ हाथ बढ़ा सकता था कि जब चाइना ने बोला भारत से कि आप हमारा साथ दो, तो चाइना भारत की तरफ से ये आया कि यार देखो, एक ही साथ दो चीज़ें नहीं हो सकती। दोस्ती होगी नो डाउट, लेकिन जो सीमा विवाद है पहले वो सुलझाओ। जो तुम्हारा ताइवान में अपना दावा ठोकते हो, तुम्हारा गलवान में अपना दावा ठोकते हो, तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोकते हो, तो एक तरफ तो आप हमसे चाहते हो कि हम तुम्हारी व्यापार में मदद करें। आपको जो एक तरफ से पूरी दुनिया से अलग थलग कर दिया, चाइना को अमेरिका ने पूरी दुनिया से अलग थलग कर दिया है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति चाइना से व्यापार कर रहा है ना और वो अमेरिका के साथ नहीं खड़ा, तो अमेरिका का तो इनडायरेक्टली वो दुश्मन ही हुआ ना, क्योंकि उसका दोस्त दुश्मन का दोस्त मतलब उसका दुश्मन। तो एक तरफ से उनने और देशों को टैरिफ से बाहर करके कि यार तुम लोग अब इस टैरिफ का मौज लो, कोई दिक्कत नहीं। इससे मैं समझ लेता हूँ कि आई सिस्टम ऐसी स्थिति रही ना, अगर जो तनातनी चल रही है तो 2030 तक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2030 तक घुटनों पे आ जाएगा, मतलब ख़त्म। एक नहीं है, ऐसा अनेक हुए हैं भाई जिससे आप कोई दुनियाई व्यापार नहीं करेगी, उसमें करोगे क्या। भारत का आज $85 बिलियन का एक्सपोर्ट है अमेरिका को। अगर उसकी कंपनियां भारत में आ जाएं और वो बोल दे कि आप हमारी ज़रूरतों का सामान पूर्ति करोगे, तो भारत को 10 से ज़्यादा 11 गुना अपनी कैपेसिटी एक्सपेंड करनी पड़ेगी। तो अब जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो तो भारत ही बन जाएगा। तो भारत में 10 गुना का मतलब है कि 10 गुना ज़्यादा रोजगार भी उत्पन्न होंगे। जो फैक्ट्रियों में बनेगा कोई और थोड़ी बनाएगा, बनाने वाले तो इंसान ही आएंगे ना। एक फैक्ट्री में भी अगर अनुमान से 10,000 आदमी भी काम करे तो 1 लाख आदमी तो मोटे मोटे हो गए ना 10 गुना में। तो ऐसा नहीं, और भी बहुत कॉन्सेप्ट हैं। वियतनाम ने बोल ही दिया है, और बॉर्डर जो तुम्हारा रोड इनिशिएटिव के चक्कर में चाइना ने लोगों को लोन दिया है, उसके चलते में लोग भिड़ ही रहे हैं। लेकिन चिंता ये है कि जो चाइना के पास में अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड है ना, वो ना बेच दे, क्योंकि वो अगर बेच देता है ना तो इसमें तनातनी और बढ़ सकती है। ये तो आपको बात माननी पड़ेगी। एक बात और है कि अमेरिका में रिसेशन और तुम्हारा अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन दोनों एक साथ आएगा। रिसेशन इसलिए आएगा क्योंकि तनाव बढ़ रहा है, और इन्फ्लेशन इसलिए आएगा क्योंकि वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं। अब जो प्रोडक्शन अमेरिका की कंपनियां हैं चाइना में कराती थी, अब उनको अपना सेकंड पार्टनर ढूंढना पड़ेगा जहां पे वो अपनी कंपनी का प्रोडक्शन करा सके। क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भाई हम जो ना अपने देश के अंदर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करते हैं, तो भाई मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आप कैसे कर लोगे। आपके यहाँ प्रति व्यक्ति आय जो है ना वो $72,000 प्रति व्यक्ति आए हैं, और भारत के अंदर वही $1,500 से $2,500 प्रति व्यक्ति आए हैं। तो एक जो सैलरी में मेजर डिफरेंस है वो आप कैसे पूर्ति करोगे। रॉ मटेरियल है, आपके वहाँ रॉ मटेरियल महंगा है, अगर आप अपने यहाँ उस चीज़ को प्रोडक्शन करोगे तो वो महंगी इतनी हो जाएगी कि आम बाजार में उसे खरीदना मुश्किल हो जाएगा। चाइना की लेकिन कहीं ना कहीं कमर तोड़ दे रहा है अमेरिका। अब देखने के लिए मिलेगा साथियों जो अगला हफ्ता है, इस अगले हफ्ते में होने वाला क्या है। सबसे मेन बात तो क्या, चौकन्ना रहना, पैनिक नहीं करना, घबराना नहीं है। 2-3 चीज़ें अच्छी हो गई हैं, 2-3 चीज़ें थोड़ी सी ख़राब है। अच्छी तो ये है कि तुम्हारा रेट कट हो गया है, हम लोगों पे 90 दिन के लिए, और देशों पे टैरिफ हट गया है। FTA के लिए भारत की UK से सहमति लगभग बन गई है, ऑस्ट्रेलिया से ही FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और ख़राब चीज़ थोड़ी सी ये है कि जो तुम्हारा IIP के आंकड़े आए हैं वो थोड़े ख़राब हैं, अभी 2.9 के हैं, मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ है जो कम चल रही है। दूसरा ख़राब बात क्या है कि जो FII है वो लगातार अभी भी बिकवाली कर रहे हैं। जब तक FII अपनी बिकवाली को ख़रीदारी की ओर कन्वर्ट नहीं कर देते तब तक हम लोगों को ज़्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें जो ज़्यादा वो है ना वो FII का ही पैसा है। हम दूसरा क्या है कि जो इस बार SIP के आंकड़े आए हैं वो थोड़ा म्यूटेड आए हैं। 2-3 चीज़ों को देखना पड़ेगा, एक दो चीज़ों को हर चीज़ में कंसिडर करना पड़ता है, तब देखना पड़ता है कि इसमें अच्छी चीज़ें क्या हैं, उसमें बुरी चीज़ें क्या हैं। अगर बैंक FD का रेट है, मतलब लैंडिंग कॉस्ट जो है ना वो अपनी घटा लेता है, मतलब FD की ब्याज दर घटा देता है तो कोई बात नहीं। अगर FD की ब्याज दर नहीं घटाता क्योंकि उसकी जो बोरोइंग कॉस्ट है ना वो ज़्यादा रहेगी और लैंडिंग कॉस्ट कम रहेगी, तो उस कंडीशन में उनके NP पे घट जाएंगे। सीधी सी बात है ना।
अगर बताओ मैं किसी व्यक्ति से 7.5 रुपये का सामान ले रहा हूँ और उसी सामान को मैं 7 रुपये में बेच रहा हूँ, तो 50 पैसे का मुझे घाटा हुआ ना, तो वो मेरा कहाँ जाएगा घाटा? NIM में, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में। ये सब चीज़ें देखनी होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो लोगों ने ब्लैक मंडे के दिन पैनिक नहीं किया, अपने आप को संभाले रखा, वो लोगों को फ्राइडे के दिन निकलने का मौका मिला, गुरुवार के दिन निकलने का मौका मिला। वह अगर महावीर जयंती की छुट्टी ना होती तो इतना ज़रूर है कि हम लोग अच्छी स्थिति में खुलते, अच्छा गैप अप ओपन होता है। वो तो क्या है कि जितना गैप अप अमेरिका हुआ था उसके अगले दिन प्रॉफिट बुकिंग आ गई, 2-2,500 पॉइंट नीचे आ गया। उसके बाद भी भारत की गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन उतनी नहीं हुई जितनी एक्सपेक्टेड की जा रही थी। लेकिन सबसे मेन बात क्या है, सब अनुभवी जो लोग बोलते हैं, शेयर मार्केट हो या कोई भी मार्केट हो, इमर्जिंग मार्केट हो, अपना जो भी कोई काम करे ना, वो बिना वित्तीय सलाहकार के पूछे ना करें। क्योंकि जब भी आदमी नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए पहुंचाता है कि उसे अपने जो फाइनेंशियली सलाहकार है ना, उसकी मालूम ही नहीं रहता। अब वो किसी पान की ठपड़ी वाले से पूछा कौन सा शेयर खरीदा, वो ये खरीद ले, कौन सा बेचा, ये नहीं करना। किसी चीज़ पे रिसर्च करो, और अगर तुम नहीं कर सकते तो SIP करो, कोई चक्कर नहीं पड़ना। हमेशा अपना जो पर्सनल जीवन के अंदर एक तो तुम्हारा इमरजेंसी फंड हमेशा होना चाहिए, लगभग 6 महीने का। अगर आपकी 10,000 रुपये सैलरी है तो 6 महीने का मतलब 60,000 रुपये आपको हमेशा रहना चाहिए आपके पास में, एट ए टाइम, लिक्विड फॉर्म में, FD के फॉर्म में। कब क्या कैसी घटना हो जाएगी कोई तय नहीं, हमेशा अच्छा ही समय नहीं आता, समय हमेशा ख़राब भी आता है। दूसरा, अपने परिवार का अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस मोस्ट कंपलसरी है, वो लेके रखें। कब किसके साथ क्या मिसहैपनिंग हो जाएगी कोई पता नहीं। और जो घर का कमाने वाला व्यक्ति है, मतलब जो भी हो, उसको अपना टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, मोस्ट कंपलसरी। मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, अब क्या किस तरह से डिसीजन ले सकते हैं या फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।